नमस्कार बच्चों। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम धातुओं और अधातु के बारे में पढ़ रहे थे और हमने धातुओं के भौतिक गुणों की चर्चा कर ली थी। आज हम धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों की बात करेंगे बच्चों। देखिए, धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। देखिए, सबसे पहली बात आती है ऑक्सीजन से क्रिया की, कि धातु और अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे। देखिए, आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। लोहे पे जंग लगता है, हम सब लोग जानते हैं, आप लोग भी खूब अच्छे से देखे होंगे कि लोहे पे जंग लग जाता है तो लोहे का क्या स्टार्ट हो जाता है, क्षरण स्टार्ट हो जाता है, अर्थात लोहा गलना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे लोहे का डिके स्टार्ट हो जाता है। देखिए, जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबिन के वायु में दहन का क्रियाकलाप भी किया है। मैग्नीशियम का रिबिन यानी कि मैग्नीशियम का एक बारीक तार होता है रिबिन के समान, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जलाया जाता है तो क्या होता है, वो एक सफ़ेद राख सा मटेरियल बनाकर देता है, पूरी तरह से जल जाता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। देखिए, आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। जब आयरन को या लोहे को जंग लगता है तो वहाँ पर भी लोहे का ऑक्साइड बनता है, और जब मैग्नीशियम को आप हवा में जला देते हो तो उस समय भी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करिए। देखिए, क्या अभिक्रिया है, आयरन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया और जल की उपस्थिति में हो रही है तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और साथ में उसके साथ क्रिस्टल जल जुड़ जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी बच्चों तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए, आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लट्ठन को अच्छी तरह हिलाइए। विलयन का परीक्षण कीजिए। लाल और नीले लिटमस पत्रों से इसकी जांच कीजिए। आप क्या देखते हैं, विलयन अम्लीय या क्षारीय है। देखिए, ये जंग का निलंबन मतलब वो उसके अंदर क्या होता है, छितराया हुआ रहता है। जब आप लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। लाल लिटमस पत्र क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। और ये एक प्रकार का अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति का टेस्ट है। अगर मान लीजिए आपका लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो जो भी मटेरियल आपने लिया है उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी बच्चों। उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय। देखिए, क्या कॉपर में भी जंग लगता है? कॉपर में जंग नहीं लगता बच्चों, बट कॉपर में जंग जैसा ही एक पदार्थ बनता है, ठीक है, जिसे मैलाकाइट ग्रीन कहते हैं। जंग नहीं होता वो, बट वो एक दूसरा जंग। तो किसको कहेंगे हम, जंग कहेंगे हम आयरन ऑक्साइड को। और कॉपर में जो चीज़ बनेगी उसको हम बोलेंगे मैलाकाइट ग्रीन। देखिए, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। ये हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। देखिए, क्या अभिक्रिया होती है, जब कॉपर को आप नम वायु में छोड़ देते हो तो कॉपर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। नम वायु, जिस हवा के अंदर नमी मौजूद हो। कॉपर, जैसे आप पानी के जो बर्तन होते हैं, जैसे तांबे का कोई पात्र है, उसको आप बाहर छोड़ दो तो चूंकि पानी यूज करते हो तो नमी उसके अंदर मौजूद होगी, वातावरण में भी नमी मौजूद होगी। वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना देगा। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे। तो आप लिटमस पत्र का परीक्षण कर लीजिए, उसके अंदर उसको घोल लीजिए पानी के अंदर, उसके अंदर नीला और लाल लिटमस पत्र डालकर देख लीजिए, कलर चेंज होता है तो देखिए, अगर मान लीजिए ब्लू को रेड करता है, नीला जो है लाल हो जाता है, तब तो आपका अम्लीय होगा। और अगर मान लीजिए ब्लू को लाल यानी ब्लू को रेड करता है तो एसिड हो गया, और अगर लाल को नीला कर देता है तो क्षार हो गया, बेस हो गया। देखिए, विलयन अम्लीय या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे।
आपने प्रेक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बच्चों, जितने भी धात्विक ऑक्साइड होंगे सबके सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब अधातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का प्रेक्षण करते हैं। देखिए, शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए ये चीज़, ये एक्सपेरिमेंट। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। उद्दहन चम्मच, देखिए जो चम्मच हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक इसी टाइप की एक चम्मच होती है। क्योंकि उसको हम प्रयोगशाला में यूज करते हैं और उससे मिलती जुलती होती है, बट उसका नाम जो होता है वो उद्दहन चम्मच होता है। उद्दहन चम्मच में आप किसी भी मटेरियल को रख के आप उसको क्या कर सकते हो, गर्म कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म करिए। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर, देखिए इस तरीके से बोतल का ढक्कन लेके उसके चारों तरफ आप क्या करें, तार लपेट लें और इसको इस तरीके से तार से उद्दहन चम्मच का रूप दे दें, जैसे ये इधर दे रखा है। ठीक है, ये तो उद्दहन चम्मच है और ये बोतल के ढक्कन से उद्दहन चम्मच बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो, चम्मच को एक गैस जार या कांच की गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए, तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलियन का परीक्षण क्रम से लाल और नीले लिटमस पत्रों से कीजिए। देखिए आप क्या देखेंगे, जब बच्चों आप इसके अंदर नीला और लाल लिटमस पत्र लेकर जाएंगे तो जो अधातु होते हैं उनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो सब के सब अम्लीय होंगे, यानी कि नीला लिटमस पत्र आपका कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, जो शो करता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। देखिए क्षार का नाम, अम्ल और क्षारों में धातु और अधातु। देखिए क्षार का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें धातु कौन है, कैल्शियम, और अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर को आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। जब आप उसे किसी बीकर या ग्लास के अंदर पानी भरकर उसके अंदर डुबोते हो तो जो उस पानी से उस सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन होगी, जिससे कौन सा अम्ल बनेगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना है आपको। देखो प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों को याद कीजिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे। उनके उदाहरण 4.4 में लिखिए। उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। देखिए अब आती है जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, तो आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। देखिए सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सोडियम होता है उसे मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो बच्चों ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है। ये वातावरणीय नमी के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में इतनी तीव्र गति से रिएक्शन करता है कि बहुत ही फास्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और आग लग जाती है, आग पकड़ लेता है, जलने लगता है ये सोडियम। इसलिए इसका पानी से कांटेक्ट ख़त्म करने के लिए जो सोडियम है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
बहुत आगे पहुंच गए अपन। देखिए क्रियाकलाप 4.5 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। प्रदर्शन के समय विशिष्ट सावधानी रखी जाए कि सोडियम धातु के टुकड़े का आकार लगभग गेहूं के दाने के बराबर हो। इसे चिमटी द्वारा पकड़ना चाहिए। इसे हाथ से भी नहीं पकड़ना चाहिए, सोडियम को चिमटी से पकड़ना चाहिए। देखिए एक 250 ml का बीकर कांच का गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए। फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक परीक्षण लीजिए। परीक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए बीकर को छूइए। आप क्या अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया? विलयन का लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण करिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय? देखिए आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। देखिए अधातु जो है जल से अभिक्रिया नहीं करते, बट वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, वायु से अभिक्रिया करते हैं। तो जो अधातु वायु से तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं उन्हें जल के अंदर स्टोर किया जाता है, और जो धातु वातावरणीय नमी से बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उन्हें केरोसिन में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर ये आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फास्फोरस जो कि अधातु है उसको किस में रखा जाता है, उसको जल में रखा जाता है। तो ये आप दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आप ध्यान रखेंगे बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है अम्लों से अभिक्रिया। देखिए आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। देखिए सावधानी, प्रकनली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। प्रकनली पकड़ने के लिए प्रकनली होल्डर का प्रयोग करिए। सारणी 4.5 में सूचीबद्ध धातुओं और अधातुओं के नमूने पृथक पृथक प्रकनलियों में लीजिए और उन्हें ABCDEF से चिन्हित कर दीजिए। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक प्रकनली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। अभिक्रिया का सावधानी पूर्वक परीक्षण करिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो प्रकनली को हल्का गर्म करिए। प्रत्येक प्रकनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। ये क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर भी दोहराया जा सकता है। देखिए क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। प्रकनली के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा होगा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता। कॉपर एक ऐसी धातु है जो HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो हाइड्रोजन और कॉपर है, कॉपर हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए वो HCl से हाइड्रोजन को पृथक नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए कॉपर की रिएक्शन HCl से नहीं होती, परंतु ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। तो ये ध्यान रखना आप कि अगर आपको दे दे कि कॉपर प्लस HCl, ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी नहीं बच्चों, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो कॉपर के साथ किससे रिएक्शन होगी? H2SO4 से रिएक्शन होगी। तो हमने देखा कि अम्लों के साथ में अधातु अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने बात करी कि धातुओं में भी जो कॉपर होता है वो HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बट ये किसके साथ अभिक्रिया कर जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जाता है, और ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जिसकी पहचान हम एक जलती हुई माचिस की तीली से करते हैं। माचिस की तीली को
जब उस गैस के पास ले जाते हैं तो वो गैस पॉप ध्वनि के साथ में जलने लगती है। तो बच्चों ये थे, आज हमने पढ़ा धातु अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया, धातु अधातु की पानी से क्रिया और धातु अधातु की अम्लों से क्रिया। ठीक है, साथ में इनसे बनने वाले पदार्थों की अपन नेचर चेक करी कि वो एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धातु और अधातु की सारों से अभिक्रिया। ठीक है, तो आज के वीडियो को आप बार बार देखें ताकि जितनी भी बातें आपको बताई गई है वो आपको याद हो जाएं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।